तो भारतीय समाज में आज हम बात करेंगे आधुनिकता और रूढ़िवादिता के बारे में। क्या है आधुनिकता, क्या है रूढ़िवादिता, आज हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ एक और बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा। यदि आप नए हैं तो पिछली क्लास को आप ज़रूर देखते आइए, क्योंकि अगर आप पिछली क्लास को भी अच्छे से देखते आते हैं तो ये मान के चलिए आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो पिछली क्लास को भी आप देखते आइए और जो साथ साथ क्लास चल रही है उसको भी आप देखते चलिए। दूसरी बात करते हैं, यदि आपका कोई डाउट है, आपको लगता है कि सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा नंबर लिख लीजिए 8920340192। 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप में जो भी आपका डाउट है आप उस डाउट को लिख सकते हैं, हमारे द्वारा तुरंत ही उसका रिप्लाई दिया जाएगा। दूसरी बात करते हैं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप पीडीएफ के बारे में लिख सकते हैं कि आपको जो भी पीडीएफ चाहिए। और दूसरी बात करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, आईएएस पीसीएस के ग्रुप में। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं कि कहा जा रहा है कि एक साथ आधुनिकता और रूढ़िवादिता दोनों चीज़ें चली आ रही हैं भारत में। कहा जा रहा है कि भारत में अगर देखा जाए तो एक तरफ लोग अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी जो सोच बनी है वो दूसरी थी, जो सोच है उसको भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं, कहा जा रहा है भारत की एक खास विशेषता यहाँ एक साथ आधुनिकता और रूढ़िवादिता की उपस्थिति का रहना है। तो भारत की एक खास विशेषता ये भी है कि यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिकता भी दिखाई देगी और रूढ़िवादिता भी आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें। दूसरी बात करते हैं वैयक्तिक और पारिवारिक स्तर पर अगर देखा जाए तो एक और भारतीय समाज क्या कर रहा है, पश्चिमी देशों से प्रेरित होकर भौतिकता की चकाचौंध में पीछे भाग रहा है और दूसरी ओर यहीं पर देखा जाए तो अपनी पुरातन आध्यात्मिक परंपराओं को बखूबी निर्वाह कर रहा है। तो दूसरी ओर यदि आप देखते हैं तो अपने पुरातन आध्यात्मिक परंपराओं का भी बखूबी निर्वाह कर रहा है। यद्यपि अगर देखा जाए तो समाज में या द्वंद्व बना हुआ है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समाज में द्वंद्व बनाकर रखी हुई हैं। जैसे कि बात करते हैं कि वह योग को अधिक महत्व दे या भोग को अधिक महत्व दे, आज भी एक कहीं ना कहीं आपस में एक द्वंद्व लेकर बना हुआ है। देखिए आज भी भारतीय समाज में इस बात की द्वंद्व बनी हुई है कि हम योग को लेकर आगे बढ़ें या भोग को आगे लेकर बढ़ें। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से कंपटीशन दिखा रही या द्वंद्व बना हुआ है। ठीक है, तो भारतीय समाज की एक विशेषता ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ एक और पारंपरिक रूढ़िवादी संयुक्त परिवार पहले की तरह फल फूल रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है एक और अगर आप देखते हैं तो पारंपरिक रूढ़िवादी संयुक्त परिवार पहले की तरह फल फूल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजी से एकल परिवार महानगरीय जीवन में शामिल होते जा रहे हैं। एक और लोग मतलब कहने का मतलब ये है कि एक और लोग कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, संयुक्त यानी कि जॉइंट फैमिली बनाना चाहिए। ठीक है, और हमें आगे भी जॉइंट फैमिली ही बनाकर रहना चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ देख रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, एकल फैमिली बनाना चाहिए, हमें अपना जीवन शहर में बिताना चाहिए। ठीक है, तो एक इस तरह के लोग अभी यहाँ पर लोगों की सोच चल रही है। दूसरी बात करते हैं, सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारतीय समाज यहाँ भी रूढ़िवादिता और आधुनिकता दोनों की ओर बढ़ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखते हैं तो दूसरी देखिए एक सोच ये है कि भाई हमारा क्या होना चाहिए, संयुक्त परिवार बना रहना चाहिए, तो ये क्या दिखा रहा है, रूढ़िवादिता दिखा रहा है। दूसरी बात करते हैं, रूढ़िवादिता सोच दिखा रही है। दूसरी बात करते हैं कि एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमें एकल परिवार बनाना चाहिए, हमें शहरों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आधुनिकता की ओर उनकी सोच बढ़ रही है। तो वही बातें यहाँ पर कहा जा रहा है या कही जा रही है कि भारतीय समाज आज दोनों को लेकर एक साथ बढ़ रहा है। भारतीय समाज अगर देखा जाए तो दोनों को एक साथ लेकर बढ़ रहा है। ठीक है, जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता है उस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, समाज में एक और महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं समाज में महिलाएं क्या कर रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर रही हैं, यानी कि एक इतिहास बना रही हैं।
वहीं आप दूसरी तरफ देख रहे हैं तो देश में शिशु लिंगानुपात हर जनगणना में घटता जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक तरफ महिलाएं जो हैं अपना एक तरीके से परचम लहरा रही हैं सफलता में। ठीक है, देख रहे हैं आप आईएएस आईपीएस राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इनकी जनसंख्या भी घट रही है, कहीं ना कहीं लिंगानुपात कम हो रहा है। दूसरी बात करते हैं, एक और समाज कुरीतियों की कमी, एक और सामाजिक कुरीतियों में कमी देखने को मिल रही है, और वहीं दूसरी ओर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, यौन अपराधों में तेजी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। एक और आप ये देख रहे हैं कि लोग कुरीतियों को ख़त्म कर रहे हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, महिलाएं वो काम नहीं कर सकती हैं। तो एक तरफ लोग इसको ख़त्म करते जा रहे हैं, या एक तरफ ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज़ें पनपते जा रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यौन अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है, बलात्कार जैसे घटनाएं तेज़ी से बढ़ रहा है, आज भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ती देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है भारतीय समाज की विशेषता। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कि बेटियां एक और नाम कमाकर माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। जैसे कि आपने देखा आईएएस आईपीएस में आप देख रहे हैं बहुत सारी लड़कियां जो हैं इस वर्ष भी चयनित हुई हैं, और इसके पहले भी बहुत सारी लड़कियां चयनित हुई हैं जो टॉपर की श्रेणी में आई हुई हैं। हाँ, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं समाज क्या कर रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले दिन दुगनी रात हो रहा है, मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही। यानी कि एक तरफ बेटियां क्या कर रही हैं, माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ माता पिता क्या कर रहे हैं, या लोग क्या कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ लोग ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी सोच आपकी अलग दिखाई दे रही है। रूढ़िवादिता ये सोच क्या दिखा रही है, रूढ़िवादी सोच दिखा रही है। ठीक है, ऐसे जो है एक तरीके से रूढ़िवादी सोच दिखा रही है। जो लोग क्या कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो लोग, उनका मानना ये होता है कि अगर लड़कियां क्या होंगी, लड़कियों का जन्म, अगर हमारे घर में लड़की का जन्म हो जाएगा, कल किसी के साथ, कल कोई होनी अनहोनी होती हैं इनके साथ, तो फिर क्या होगा, हमारा एक तरीके से क्या होगा, अपमान होगा, समाज में हमारा लेवल घटेगा। ठीक है, तो इस तरह की सोच वाले क्या कर रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ समाज अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, और दूसरी तरफ समाज क्या कर रहा है, पीठ पीछे कुछ अलग काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं भारतीय समाज किस और बढ़ रहा है आगे, और किस तरह की सोच लेकर आगे बढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं, आप नया हैं, आप नए युवा हैं, आप भी अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं, कितनी हद तक ये चीज़ें सही हैं, कितनी हद तक ये चीज़ें गलत हैं, अगर सही होना चाहिए तो कितना सही होना चाहिए और कैसे सही किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने राय को प्रकट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अपनी सोच को रख सकते हैं। आप यदि एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो अपनी सोच को जरूर दर्शाइए एक बार कमेंट बॉक्स में, ताकि लोग आपकी कमेंट को पढ़ें कि आपकी क्या सोच है, एक आईएएस बनने, एक आईएएस की क्या सोच होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर कहा जा रहा है सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारतीय समाज ने आधुनिकता रूढ़िवादिता से जबरदस्त मेल स्थापित कर लिया है। अगर सांस्कृतिक क्षेत्र में यही चीज़ें आप देखते हैं तो भारतीय समाज ने क्या किया है कि आधुनिकता और रूढ़िवादिता के साथ अपने आप को जबरदस्त क्या कर लिया है, मेल स्थापित कर लिया है। फैशन से लेकर खान पीन, खान पान, रहन सहन से लेकर रीति रिवाज तक हर क्षेत्र में भारतीय समाज दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आप देख रहे हैं ना, एक तरीके से फैशन से लेकर खान पीन, रहन सहन से लेकर रीति रिवाज तक हर क्षेत्र में भारतीय समाज क्या कर रहा है, दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। एक तरफ लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी जो पहले की परंपरा है वो हमने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा है। जैसे कि आप देखते हैं कि आज क्या है कि लोग क्या करते हैं, एक तरीके से उनकी सोचें हैं कपड़ों को लेकर। ठीक है, कुछ लोग आज देखते हैं फॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं, कुछ लोग ट्राउज़र पहन रहे हैं, कुछ लोग ये दिखाते हैं कि देखिए आज भी हम खादी पहन कर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि भाई आज भी हम पुरानी परंपरा को हमने नहीं छोड़ा है।
कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ चावल गेहूँ खा रहे हैं, मतलब सॉरी रोटी खा रहे हैं, चावल मतलब गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आज भी बाजरे की एक तरीके से क्या है रोटी खाते हैं। तो वे लोग अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि देखिए आज भी हमने इन चीज़ों को नहीं छोड़ा हुआ है। ये छोड़ा हुआ नहीं है, ये भारतीय समाज की विशेषता है, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक और भारतीय समाज जन्म, विवाह, अंत्येष्टि के अपने रूढ़िवादी संस्कारों को तो पूरी तरीके से निभा रहा है, और वहीं पश्चिम के खुलापन और उन्मुक्तता के परिणाम स्वरूप इन रीति रिवाजों में भी परिवर्तन कर रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारतीय समाज क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं जन्म, विवाह की जितनी भी जो एक तरीके से प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रियाओं को भी पूरा कर रहा है, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है कि जो पश्चिमी देशों की चीज़ें हैं उसको भी अपने तरफ लेकर, यानी कि उसको भी कहीं ना कहीं अपने साथ समायोजित करके उसको भी कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर भारतीय समाज क्या कर रहा है कि एक तरीके से नई चीज़ों का भी समावेशन कर रहा है, पुरानी चीज़ों को, नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों के साथ क्या कर रहा है, समावेशन करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये भारतीय समाज की विशेषता है। दूसरी बात करते हैं, धार्मिक दार्शनिक स्तर पर अगर देखते हैं तो एक और भारतीय समाज आधुनिक अनिश्वरवादी, नास्तिकता, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और प्रगतिशीलता की ओर आकृष्ट हो रहा है। एक और आप देख रहे हैं कि धार्मिक दार्शनिक स्तर पर आप देखते हैं तो भारतीय समाज क्या कर रहा है, अपने आप को आधुनिक बना रहा है, यानी कि अनिश्वरवादी, ईश्वर को ना मानना, नास्तिकता, ईश्वर पर विश्वास न करना, और वैज्ञानिक सोच वो दिखा रहा है कि भाई देखिए हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें धार्मिक ये तो सब जो फालतू की चीज़ें हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, या हमें ऐसा नहीं करना है। वहीं पर आप दूसरी ओर देख रहे हैं कि दूसरी ओर क्या हो रहा है, यह अपने पारंपरिक दर्शन, दार्शनिक, धार्मिक मूल्यों के प्रति सजग हो रहा है। तो एक तरफ क्या कर रहा है कि मनुष्य दिखा रहा है कि हम कर्मकांड या ऐसे भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, हमारी सोच अलग है कि लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को ये होना चाहिए, लोगों को यही साथ होना चाहिए। और एक तरफ स्वयं क्या कर रहा है, एक तरफ स्वयं क्या कर रहा है, भारतीय समाज या मानव क्या कर रहा है, स्वयं खुद मान रहा है, उस तरह की सारी परंपरा को मान रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि मानव क्या कर रहा है, मतलब एक तरीके से भारतीय समाज में या भारत में रहने वाले लोगों की क्या सोच है। दूसरी बात करते हैं, आकर्षण कम होने के स्थान पर बढ़ा रही है, मतलब आकर्षण कम होने के स्थान पर बढ़ा रही है। आर्थिक क्षेत्र में भी यह अंतर विरोध दृष्टिगोचर होता दिखाई दे रहा है। एक और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखे हुए हैं, और हम धारणीय और समावेशी विकास की बात करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हम कहते हैं हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, हम क्या कहते हैं कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, हमें जीवों को पर दया करना चाहिए, प्राणियों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ पौधे हमें नहीं काटना चाहिए, और समावेशी विकास हमारा होना चाहिए, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, सबका साथ सबका विकास कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अंधाधुंध विकास के नाम पर खनन किया जा रहा है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, लाइसेंसों का ज़बरदस्त बटाई की जा रही है। आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये है लोगों की दोहरा चरित्र का प्रमाण, ये है लोगों की दोहरा चरित्र का प्रमाण। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो लोग मीडिया के सामने आकर बोलते हैं हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, और एक तरफ क्या कर रहे हैं कि वही खुद ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरफ समाज को अच्छा बनाने के लिए एक तरफ समाज को ये दिखा रहे हैं हम कितने अच्छे हैं, और दूसरी तरफ खुद ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी आप समझ सकते हैं, आप स्वयं एक तरीके से सोचने में सक्षम हैं। ठीक है, इतना तो आपकी समझ बनी ही होगी और बन भी रही होगी अब तो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय समाज अपने संविधान के निर्माण और राज्य व्यवस्था के गठन में रूढ़िवाद और आधुनिकता दोनों का समन्वय करता है। भारतीय समाज क्या करता है, संविधान का निर्माण या राज्य व्यवस्था के गठन में अगर देखा जाए तो और उसमें जो चीज़ें हैं, और रूढ़िवाद जो है और आधुनिकता वाली जो चीज़ें हैं उसको समन्वय करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास कर रहा है या प्रयास करता है। हमने अपने परंपरागत मूल्यों को जहां मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, प्रस्तावना में स्थान दिया गया है, वहीं आप देख रहे हैं स्वतंत्रता, समानता, आदर्श फ्रांस से हमने लिया हुआ है, संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, मूल अधिकार हमने लिया हुआ अमेरिका से लिया हुआ है। तो ऐसा करने में हमने कोई संकोच नहीं किया हुआ है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम अपने परंपराओं को एक तरीके से लेकर चल रहे हैं, और दूसरी तरफ मानव क्या कर रहा है, दूसरी तरफ हमने क्या किया, सॉरी मानव छोड़िए, दूसरी तरफ हमने क्या किया हुआ है, हमारे लोगों ने क्या किया कि
कि मौलिक कर्तव्य दूसरे देशों से ले लिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को दूसरे देशों से ले लिया, और स्वतंत्रता समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता समानता का आदर्श अगर देखा जाए दूसरे देशों से हमने ले लिया, संसदीय प्रणाली को देखा जाए तो हमने दूसरे देशों से ले लिया, और मूल अधिकार देखा जाए तो हमने दूसरे देशों से ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी इसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, अभी इसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, आप ये केवल ये देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। नहीं तो आप सोचे सर आखिर में चाहते क्या आप हैं कि हम पूरा कुछ छोड़ दें, हम पूरी परंपराओं को भी ना लेकर आएँ, या पूरी तरीके से हम आधुनिकता में आ जाएँ। आप क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल अभी मैं कुछ नहीं चाह रहा, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप सोचे कि सर आखिर में आप चाह क्या रहे हैं। ना तो आप एक तरीके से इधर समर्थन दे रहे हैं, ना तो उधर समर्थन दे रहे हैं। ना आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से हमें अपडेट हो जाना है, और ना तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमें पूरी पारंपरिक चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से हमें पारंपरिक चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो हमारे दादा बाबा चाचा जी ने जो हमारे बनाया हुआ है उस चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। केवल अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी निष्कर्ष पर हम आगे पहुँचेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। आप जो सोच रहे हैं, ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वो मैं भी सोच रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक तौर पर भी यदि आप देखते हैं तो भारतीय कला और संस्कृति का विकास स्वयं में रूढ़िवादिता और आधुनिकता के समन्वय का परिणाम है। तो अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं तो भारतीय कला और संस्कृति का विकास स्वयं में क्या दिखा रहा है, रूढ़िवादिता और आधुनिकता के समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का एक परिणाम, एक रिजल्ट दिखा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर पर भी भारतीय समाज रूढ़िवादिता और आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है। एक ओर तो विज्ञान क्या कर रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर पर भी आप देख रहे हैं, तो एक ओर जो हमारी पुरानी परंपरा, जो वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक चीज़ें जो हमारी पहले से चली आ रही हैं, हम उसको भी लेकर चल रहे हैं, हम उसको भी लेकर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नई एक तरीके से टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है तो हम उसको भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप कन्फ्यूज मत होइए। चलिए आइए समझते हैं थोड़ा से। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है एक साथ आधुनिकता और रूढ़िवादिता के बारे में कहा जा रहा है कि आधुनिकता क्या है। पहले तो आइए समझ लेते हैं आधुनिकता क्या है और आधुनिकता से क्या होगा। देखिए आधुनिकता का मतलब होता है कि एक तरीके से एकल परिवार का होना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एकल परिवार जो है वो आधुनिकता का एक विशेषता है। दूसरी बात करते हैं परिवार, महिला से संबंधित सामाजिक रूढ़ियों में कमी आती है। अगर हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते हैं तो आधुनिकता यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने आप को अपडेट करते हैं या हम अपडेशन की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये मान के चलिए महिलाओं से संबंधित जो सामाजिक रूढ़ियाँ उसमें कमी आएगी। जैसे समाज ये कहता है कि महिलाओं को जॉब नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो अगर हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, आधुनिकता को लेकर चलते हैं, यानी कि मॉडर्न चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आएंगे। दूसरी बात कही जा रही है, नेक्स्ट बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि भी हासिल किया जा सकता है या किया जा रहा है। तो आधुनिकता से क्या होगा कि महिलाएं द्वारा जो विभिन्न कार्य हैं उससे महिलाएं क्या कर रही हैं, उपलब्धि हासिल कर रही हैं। भारतीय रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो आधुनिकता से क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, भारतीय रीति रिवाजों में भी परिवर्तन देखने मिलेगा। ये लौकिकता क्या होता है आइए समझ लेते हैं। देखिए ये लौकिकता का मतलब ये होता है कि अगर हम आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं तो हम सेकुलरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सेकुलरिज्म का मतलब हो जाता है कि भाई देखिए इसका मतलब ये हो जाता है जैसे कि हमें क्या करना है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। हमें क्या करना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, किसी विशेष धर्म के प्रति हमें गलत दृष्टिकोण नहीं रखना है। कुल मिलाकर हमें अपने धर्म को मानना है और दूसरे भी धर्मों को क्या करना है, सम्मान देना है। किसी दूसरे धर्म को ना तो हमें हतोत्साहित करना है ना तो प्रोत्साहित करना है, बस हमें केवल और केवल सम्मान करना है। अगर हम प्रोत्साहित कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं करना है। तो आधुनिकता की सोच ये है कि हम की लौकिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम अनिश्वरवादी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम ईश्वर को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कर्म को प्रधानता में रख रहे हैं। नास्तिकता के आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगी, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और प्रगतिशीलता पर बल दिया जा रहा है। तो आधुनिकता की सोच में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको एकल परिवार देखने को मिलेगा, ठीक है, या इसकी विशेषताएँ देखने को मिलेगी। दूसरी बात करते हैं महिलाओं से संबंधित सामाजिक रूढ़ियों में कमी आ सकती है। यदि हम आधुनिकता को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा
यदि हम आधुनिकता को लेकर आगे बढ़ते हैं यानी अपने आप को अपडेट करते हैं तो एकल परिवार हमें मिल जाएगा, ठीक है, या हमारा एकल परिवार होगा। फिर उसके बाद महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों में कमी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल, महिलाएं क्या कर सकती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। रीति रिवाजों में भी परिवर्तन होगा, जैसे कि आज क्या है कि अलग रीति रिवाज है, हम अपने ही कास्ट में हमें शादी करना चाहिए, किसी दूसरे जाति में शादी नहीं करना चाहिए। या दूसरी बात करते हैं कि क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जैसे जो परंपराएं चली आ रही हैं वही परंपराओं को हमें आगे बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अलौकिकता मतलब एक तरीके जैसे क्या होता है कि हमें सेकुलरिज्म की तरफ आगे बढ़ना होगा, तो आधुनिकता से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम एक सेकुलरिज्म के आगे तरफ देखो आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये सही बात होगा। अगर हम क्या करते हैं ये लौकिकता के लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि भाई क्या होगा कि अगर हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, किसी धर्म को हतोत्साहित नहीं करते हैं, तो ये इससे अच्छी बात क्या है, सभी लोग खुश रहेंगे। सोचिए एक बार सभी लोग हैप्पी होंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं प्रगतिशीलता पर बल दिया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि हमारी प्रगति होगी, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलोपैथी। देखिए आधुनिकता में क्या होता है कि भाई एलोपैथी आपको देखने को मिले, यहाँ अंग्रेजी दवा खाने को मिलती है, ठीक है। एलोपैथी में क्या होता है मतलब अंग्रेजी दवा को मिलाकर। अब रूढ़िवादिता की बात कर लेते हैं, रूढ़िवादिता से आपको क्या देखने को मिलेगा। रूढ़िवादिता में अगर देखेंगे तो संयुक्त परिवार, लोग कहेंगे नहीं हमारी जॉइंट फैमिली हमारे दादाजी ने बनाया था, हमारे दादाजी के पिताजी ने बनाया था संयुक्त फैमिली, वे हमेशा 4 भाई थे 3 भाई थे, हमेशा एक साथ चले आए और आज हम अलग होने की बात कर रहे हैं। नहीं, हमें संयुक्त परिवार बनाकर रहना चाहिए, हमें यही ऐसे ही रहना चाहिए, भले ही लोगों की शिक्षा अच्छी हो या ना हो, शिक्षा दीक्षा अच्छी हो या ना हो, कुल मिलाकर हमें संयुक्त परिवार ही लेकर चलना चाहिए। ये है रूढ़िवादिता। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, यौन अपराधों में वृद्धि, कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो रूढ़िवादिता में आपको देखने मिलेगा महिलाओं के विरुद्ध जैसे पहले अपराध हुआ करता था, यौन अपराध हुआ करते थे और कन्या भ्रूण हत्या की जाती थी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जन्म विवाह आदि के संदर्भ में रूढ़िवादी संस्कारों का निभाना। भाई हमें अपने ही कास्ट में शादी करना चाहिए, अपने ही धर्म में शादी करना चाहिए, दूसरे धर्म में शादी विवाह नहीं करना चाहिए। ये है रूढ़िवादिता की विशेषता। धर्म व अध्यात्म के प्रति आकर्षण, हमेशा क्या है कि कर्म को प्रधान न देकर हम केवल धर्म और एक तरीके से अध्यात्म के प्रति हमेशा आकर्षित रहेंगे कि हमें क्या करना है, इस धर्म को मानना, उस धर्म में हमारा फ़ायदा होगा। और एक तरीके से क्या है कि हमें अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए, हमें ऐसा काम छोड़ देना चाहिए। रूढ़िवादिता की विशेषता है। फिर आपको योग और आयुर्वेद, जो पहले का योग चला रहा था वो वैसे चला आएगा, हमें आयुर्वेद पर बल देना चाहिए, ठीक है। ये है रूढ़िवादिता की विशेषता। देखिए यहाँ पर केवल और केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे मैं मिस कर सकता हूँ, नहीं तो आप सोचिए सर आप क्या चाहते हैं कि सब बेकार हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत में मध्यम वर्ग का विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में मध्यम वर्ग का विस्तार कैसे हुआ। देखिए भारत में मध्यम वर्ग का उद्भव भारतीय वर्ग संरचना के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण घटना रही है, जिसने समाजशास्त्रियों को अपनी ओर क्या है लुभाया है। मध्यम वर्ग से तात्पर्य हो जाता है उस वर्ग से जो सफ़ेद पोश नौकरी करता है, जो क्या करता है सफ़ेद पोश यानी पोशाक पहनकर नौकरी करता है, जैसे डॉक्टर हो जाता है, वकील, प्रबंधक आदि, ये सब क्या हैं मध्यम वर्गीय लोग हैं, ठीक है। जो ना तो इधर का फैसला ले सकते हैं ना कि उधर का फैसला ले सकते हैं। ये क्या करते हैं हमेशा बीच में संतुलन बनाए रखते हैं, जिसमें उच्च उपभोग की प्रवृत्ति होती है, जो शारीरिक श्रम करने से बचा रहता है। तो वे लोग क्या करते हैं, हमें शारीरिक श्रम नहीं करना है, मानसिक काम करना है। योगेंद्र सिंह और कुछ अन्य विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि इस वर्ग विशेष को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पश्चिम का अंधानुकरण करने वाले वर्ग के रूप में परिभाषित किया। देखिए योगेंद्र सिंह और कुछ अन्य विद्वान इस बात को कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं कुछ नहीं है, केवल इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो पश्चिम का अंधानुकरण करने वाले ये लोग हैं। कुल मिलाकर अंधा विश्वास करते हैं हमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक सिर्फ इतना ही बनना है, बाकी ये कुछ करते धरते हैं नहीं, ठीक है, ये वो कह रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कि भाई इस मध्यम वर्ग की मुख्य विशेषता यह रही है कि पहली बार महिलाओं में आत्म चेतना मध्यम वर्ग का विकास हुआ और यह वर्ग राजनीतिक और सामाजिक रूप से
जागरूक है और सरकार तथा समाज दोनों, सरकार तथा समाज पर अपने हितों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए दबाव बनाता है। बिल्कुल ही सही बात है कि समाज यानी कि यह वर्ग हमेशा क्या करता है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागृत होता है, बिल्कुल जागरूक होता है, इसे सब पता होता है क्या सही है क्या गलत है। और इसीलिए यही ये समाज है, यही वो समाज है जो क्या करता है, सरकार पर दबाव बनाता है, जो क्या करता है, सरकार पर दबाव बनाता है और महिलाओं की स्थिति अच्छी करने की बात करता है। उल्लेखनीय है कि एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा मध्यम वर्ग है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो भारत में एक बड़ा वर्ग अगर आप देखते हैं तो मध्यम वर्ग का ही है, जो यूरोप की जनसंख्या व अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। तो यूरोप की जनसंख्या अगर आप मिला लेते हैं अमेरिका की जनसंख्या से, यदि आप मिला लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो भारत में एक बड़ा मध्यम वर्ग आपको देखने को मिलेगा। और चीन के इस मध्यम वर्ग के दुगने से भी अधिक यहाँ देखने को मिलेंगे भारत में। तो भारत में अगर देखा जाए तो जो मध्यम वर्ग हैं, चीन के मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो चीन के दुगने से भी अधिक हैं, ठीक है, चीन से भी ज़्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि इस मध्यम वर्ग का विस्तार भूमंडलीकरण के कारण हुआ, वैश्वीकरण के कारण हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है, जिसे देशी तथा विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश द्वारा भारत में बीपीओ, ठीक है, वही जो कंपनी होती है कॉल सेंटर वाली, बीपीओ, केपीओ, सेवा क्षेत्र, सूचना क्रांति, एलोपैथी पद्धतियों ने जहां अब देश भर में अपना स्थान बना लिया, वहीं आयुष और योग, आयुर्वेद, ध्यान और नेचुरोपैथी आदि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में भी रुचि बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस एक तरफ हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको भी हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज इसकी भी डिमांड बढ़ गई है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसकी भी आज डिमांड बढ़ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि आधुनिकता पोशाक में नहीं विचारों में होती है। बिल्कुल सत्य बात है, इन्होंने जो बातें कही हैं, आधुनिकता अगर हम अच्छे कपड़े पहन लिए, हम ट्राउजर टाई बेल्ट लगा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक तरीके से आधुनिक हो गए, नहीं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि ये ऐसे कपड़े पहनने से आप में आधुनिकता नहीं दिखेगी, है तो आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके विचारों से आधुनिकता का एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से आधुनिकता परिभाषित होती है। भारतीय समाज बाह्य गुणों के प्रयोग के साथ साथ वैचारिक सांस्कृतिक स्तर पर भी रूढ़िवादिता और आधुनिकता को दोनों की ओर एक साथ लेकर बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो वैचारिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी रूढ़िवादिता और आधुनिकता दोनों की ओर एक ओर, दोनों की ओर साथ साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और भारतीय समाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा, आइए समझ लेते हैं निष्कर्ष। भाई क्या निकलेगा निष्कर्ष, काफ़ी देर से आप लोग परेशान हैं कि सर आप क्या चाहते हैं, तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, रूढ़िवादिता और आधुनिकता के मध्य द्वंद्व, यद्यपि द्वंद्व मतलब एक तरीके से दुविधा हमेशा बना रहेगा, यद्यपि हर युग में विद्यमान रहा है, परंतु भारतीय समाज की यह खास विशेषता ये रही कि इसने द्वंद्वों से जूझते हुए दोनों के मध्य अनूठा सामंजस्य और समन्वय स्थापित किया और आदि के द्वारा मिला दिया। देखिए, आदि द्वारा विस्तार मिला। देखिए, भारतीय समाज की सबसे अच्छी विशेषता ये रही है कि एक तरीके से जहाँ अपडेशन की बात आती थी उसने अपने आप को अपडेट भी किया, और जहाँ पर पुरानी वाली चीज़ें जो चल रही थी, पारंपरिक जो सोचें चल रही थी, उसको भी लेकर चली। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं भारतीय समाज अगर देखा जाए तो उसका अस्तित्व बना रहा है। तो भारतीय समाज का अस्तित्व बना हुआ है। यदि हम देखिए, अगर हम पूरा समर्थन ही कर देते हैं कि हमें पारंपरिक सोच पर चलना चाहिए, जो पहले से जो परंपराएं बनी आ रही हैं, जो पहले से परंपराएं चली आ रही हैं, यदि हम पूरी तरीके से उसको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल हम धराशायी हो जाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक तरफ लोग चांद पर पहुँचने की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ लोग अन्य ग्रह की ढूंढने की बात कर रहे हैं, और अभी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अभी हम धरती पर ही हैं, तो फिर आप सोचिए कि फिर क्या होगा, एक तरीके से फिर क्या होगा कि हम यहीं रह जाएंगे और बाकी दुनिया के लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हमारा आदिमानव वाली ज़िंदगी हो जाएगी, सोचिए, ठीक है। लोग हमें कहेंगे देखिए एक ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जहाँ बात आई कि एक तरीके से हमें क्या करना है, अपने आप को अपडेट करना है, हमने अपडेट भी किया। जहाँ हमें ये लगा कि नहीं, यहाँ हमें अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमारी जो परंपरा चली आ रही है वही उसी की आवश्यकता है, तो हमने उसको भी जारी रखा। यही हमारे लिए बेहतर है और यही हमारे लिए बेहतर रहेगा भी, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके जीवन के लिए, मान लीजिए कोई सिद्धांत आपने बना रखा हुआ है, आपने कोई सिद्धांत बनाया हो कि भाई मुझे ये सिद्धांत
मेरा ये सिद्धांत है, मुझे चोरी डकैती या मुझे ऐसे काम नहीं करना है, सॉरी, कुल मिलाकर हमें ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, तो आपने ये सोच बना रखा है, ये आपकी पहले से सोच बनी आ रही है। अब दूसरी तरफ बात ये आती है, सोच ये आ जाती है कि भाई हमें क्या करना है, अपनी आप को और आगे बढ़ाना है इसी सोच के साथ। तो हमने क्या किया कि ये नहीं है कि हमने केवल 10,000 हमने फिक्स कर लिया, हमें 10,000 कमाना, हमने केवल 10,000 फिक्स कर लिया तो हमें 10,000 कमाना नहीं। हमने क्या किया, और हमें क्या करना है, आवश्यकता पड़ने पर हमें 20, 40, 30 जितना हो सके, 50, 60 जितना हो सके उतना हम कमाएँ। ठीक है, तो यही हमें करना भी है और यही हमारी भारतीय समाज की विशेषता भी है। और भारतीय समाज ने यही किया हुआ भी है कि भाई एक तरफ क्या हुआ कि पुरानी पद्धतियों को भी लेकर आगे बढ़ी और दूसरी तरफ जो आधुनिक वाली चीज़ें हैं उसको भी लेकर आगे बढ़ी, जिसके कारण मध्यम वर्ग लगातार विस्तार कर रहा है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मीडियम फैमिली जो है, मीडियम वर्ग अगर आप देख रहे हैं तो हमारे देश में लगातार आज विस्तार कर रहा है। अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है, जिससे अर्थव्यवस्था विकसित होती है। ठीक है, तो ये मध्यम वर्ग की डिमांड की वजह से ही अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो इकोनॉमी होती है वो डेवलप्ड होती है। इस प्रकार भारत में मध्यम वर्ग के उदय के लिए निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। तो भारत में मध्यम वर्ग का उदय जो हुआ है उसके पीछे के कौन-कौन से फैक्टर हैं, आइए समझ लेते हैं। एक तो पहली बात ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के कारण व्यावसायिक क्षेत्र में के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। तो अगर देखा जाए तो बाजार अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के कारण व्यावसायिक क्षेत्र के अवसरों में वृद्धि हुई है। दूसरी बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा ने विकास की संभावना को सभी तक पहुंचाकर मध्यम वर्ग के लिए एक आधार तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि औद्योगिक एवं नगरीकरण के कारण क्या हुआ है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और जिससे मध्यम वर्ग को विस्तृत होने में मदद मिली है। तो इसी की वजह से कहीं न कहीं मध्यम वर्ग आगे बढ़ रहा है, यानी कि मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है हमारे देश में। अब बात कर लेते हैं भारतीय समाज में मध्यम वर्ग के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, एक मतता का मूल्य कमज़ोर हुआ है। देखिए मध्यम वर्ग से क्या हुआ, पहले क्या होता था, सबका एक मत हुआ करता था। अब इसका जो वैल्यू है वो कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है, क्योंकि मध्यम वर्ग अधिक उपभोग और सुख सुविधाओं पर बल देता है। आप देखते हैं जो मीडियम वर्ग की फैमिली होती है वो क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे खाने के, अच्छे पहनने के, अच्छा काम करने के, क्योंकि उसे अपना भौकाल बनाना रहता है। ठीक है, वो अपने भौकाल के चक्कर में सब सारा काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है। एस.आर. देसाई योगेंद्र सिंह के अनुसार कहा जा रहा है, इस वर्ग ने सांप्रदायिक संघर्षों और आंदोलन को भी प्रेरित किया है, अलगाववाद को बढ़ावा दिया है, भाषावाद को बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को भी कहीं न कहीं इसने प्रोत्साहित किया हुआ है। तो आतंकवाद को भी कहीं न कहीं एक तरीके से बढ़ावा दिया है या प्रोत्साहित किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुरनार मिर्डल जी कहते हैं, गुरनार मिर्डल ने भारतीय मध्यम वर्ग द्वारा प्रशासित ये कहते हैं कि राज्य को नरम राज्य कहा है, क्योंकि बहुत अधिक परिवर्तनवादी हैं और यह घोषणाएं अधिक करता है परंतु इन्हें ही लागू नहीं करता है। देखिए इन्होंने कहा कि ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं लेकिन वही लक्ष्य ये प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, आपने देखा है जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं बोल देते हैं मुझे तो एक तरीके से मिलियन कमाना है, लेकिन क्या वे कभी मिलियन कमा पाते हैं? नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, केवल घोषणाएं करना जानते हैं लेकिन उसको लागू करना नहीं जानते हैं। और इस प्रकार भारत के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाधा बन रही हैं। ठीक है, तो ये है भारतीय समाज के बारे में नकारात्मक चीज़ें। अब बात कर लेते हैं भारतीय समाज में मध्यम वर्ग के नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं। तो अभी हमने देखा मध्यम वर्ग के नकारात्मक प्रभाव हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। भारतीय मध्यम वर्ग ने क्या किया, समाज सुधार में आंदोलन का अपना नेतृत्व प्रदान किया। देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय मध्यम वर्ग ने क्या किया, समाज में सुधार आंदोलन चलाया और कहीं ना कहीं समाज की कुरीतियों को उन्मूलन करने में अपना विशेष योगदान दिया। तो मध्यम वर्ग ने क्या किया कि भाई समाज में जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, तो ऐसी तमाम कुरीतियों को ख़त्म करने में मध्यम वर्ग ने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो मध्यम वर्ग की विशेषता ये रही। दूसरी बात करते हैं या एक खास सकारात्मक विशेषता रही, मध्यम वर्ग पश्चिम के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भारत में भी राष्ट्रवाद को प्रसारित किया और इसी क्रम में उन्होंने ब्रिटिश को यहाँ से भगा दिया। आपने देखा
कि मध्यम वर्ग की ही देन है कि कहीं न कहीं एक तरीके से देखिए गांधी जी क्या थे, वे भी कहीं न कहीं भाई मध्यम वर्ग के ही थे। इसी तरह से जितने भी नेता हमारे रहे वे मध्यम वर्ग के ही थे। ऐसा नहीं था कि वे बहुत बड़े रईस ख़ानदान के थे, राजा के लड़के थे, ठीक है? कहीं राजा-वाजा के लड़के तो थे नहीं, ठीक है? लेकिन उन्होंने क्या किया अपनी कुटिलता, अपनी चतुराई, अपने बुद्धिमानी से उन्होंने क्या किया, अपने लोगों में राष्ट्रवाद का जन्म दिया, नेशनलिज़्म लाया और जिससे क्या हुआ ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंका हमने, ठीक है? यहाँ इन लोगों ने और उनकी शोषणवादी स्वरूप से आमजन को अवगत कराया और स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। वही बातें जो हमने आपको बताया। इस वर्ग ने राष्ट्र के विकास के लिए आधुनिक संस्थाओं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित को विकसित किया है। बी.एस. नायपाल कहते हैं कि इस मध्यम वर्ग ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके भारत के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया है। तो इस वर्ग ने क्या किया है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन को प्रोत्साहित करके भारतीय यानी कि इंडियन इकोनॉमिक का डेवलपमेंट में सहयोग किया है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया है। तो ये है आधुनिकता और रूढ़िवादिता के बारे में हमने आपको बता दिया कि आधुनिकता क्या है, रूढ़िवादिता क्या है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या हमें केवल एक पहलू पर चलना चाहिए या हमें दोनों पहलू पर चलना चाहिए? यदि हमें दोनों पहलू पर चलना चाहिए या दोनों मतलब एक तरीके से दोनों सोच कर यदि हमें चलना चाहिए तो हमें कैसे संतुलन स्थापित करना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, अपनी राय ज़रूर प्रकट कीजिएगा आज की क्लास में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। देखिए क्लास छोटी इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग क्लास को देखते रहिए। आपको लगता है कि 1 घंटे की क्लास है, जब समय मिलेगा किसी दिन तब देख लेंगे और समय वो आपको मिलता नहीं है। ठीक है, हर दिन नई कहानी रहती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।